नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। फिल्लौर जलंधर पंजाब की धरती पे मौजूद हैं और बामसेब का ये पंडाल आप पीछे देख रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ 6 दिसंबर से जो है बामसेब का जो राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर 42वां अधिवेशन जो चल रहा था, बड़ा सफल समापन उसका हुआ है और भारत के लगभग 22 से 23-24 राज्यों से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। एक तरह से मिनी भारत की तस्वीर आप इसको कह सकते हैं। सामने देख सकते हैं मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की, जिसकी मानवतावादी समतावादी विचारधारा, उनकी किताबों की जो स्टॉल दुकानें लगी हुई हैं। इस तरह की दुकानें या तो बामसेब के अधिवेशन में लगती हैं या बीएसपी की रैलियों में या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसी स्टॉलें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। किसी और अन्य राजनीतिक पार्टी में ऐसी रैली आपको चीजें नहीं देखने को मिली। उधर भी वो स्टॉल लगे हुए हैं, महापुरुषों की किताबें हैं। कोने में रजिस्ट्रेशन सबका हुआ था और वो देखते हैं उधर खाने का भंडार है, डाइनिंग हॉल है। और ये देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल रिहायशी शिविर हैं। यहाँ पर जो भारत के तमाम राज्यों के लोग जो हैं, रात का ठहराव सभी के लिए था और बहुत अच्छा शानदार यहाँ पे व्यवस्था थी। हमने भी बहुत कई दिन यहाँ पे गुजारे और हर जो है झलक को कवरेज करने का काम किया। कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ वो आगे आए। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, बैठे हैं और पीछे एक बैनर भी लगा, डी.के. खारपड़े मेमोरियल ट्रस्ट प्रशिक्षण केंद्र निर्माण विकास हेतु सहिष्णुता योगदान करे, यानी कि अपील भी यहाँ पे की गई है। हमारे साथ साथी मौजूद है, पूछ रहे हैं। जी सर नमस्कार, नाम क्या है सर, कहाँ से आए हैं और नाम क्या है जी? अच्छा, सब्बरवाल जी कुछ क्षेत्र से आए हैं, हरियाणा से। क्या कहना चाहेंगे, ये देखिए खारपड़े है क्या, इसके पीछे बैठे आगे बैठे? ये बामसेब का एक नागपुर में 27 एकड़ में मेमोरियल ट्रस्ट बना हुआ है, जो कि हमारे जो कैडर हैं उनको ये ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पे जो प्रोग्राम होते रहते हैं, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, महीने का, ऐसे। और जो बामसेब के ओशो विंग है उनकी हर तरह की मीटिंग, कैडर वगैरह होते रहते हैं। किस प्रकार की ट्रेनिंग इस सेंटर में दी है? इसमें जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हुए हैं, महानायक हुए हैं, उनके बारे में जो संघर्ष उन्होंने किया है, जैसे बाबा साहब ने, माननीय काशीराम जी ने, और इसके अलावा हमारे जो महापुरुष और जितने भी हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है। और हमें जो ये आज़ादी मिली है, ये असमानता, भाईचारा, बंधुत्व, सत्ता की उसमें मिली है। और ये एक 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। ये एक भारत में ऐसी विचारधारा है जो असमानता पर है, काम कर रही है, जो आदमी को आदमी नहीं समझती और अपने को जन्म से वो सर्वोच्च मानते हैं और आम लोगों को वो हक अधिकार संविधान के अनुसार देना नहीं चाहते। तो ये जो कैडर कैंप लगते हैं, ये जो नेशनल कन्वेंशन हुई है, इसका मकसद यही है कि हम अपने बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, ST, OBC और जो धर्म परिवर्तित साथी पर वो जातियाँ हैं, उनको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। थैंक यू सर। तो साथियों एक और साथी मौजूद है, कार्ड गले में है, सेवाराम जागलान, ये भी कुछ क्षेत्र हरियाणा से हैं। जी सर, क्या एजेंडा बामसेब का, किस लक्ष्य को लेकर बामसेब चला हुआ? साथियों, बामसेब सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुजन मूल निवासियों का एक संगठन है, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग उसमें सक्रियता से काम करते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन ही बामसेब का लक्ष्य है, जिसमें आज के संविधान के अनुसार सबको सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और उसकी व्यक्ति की गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए वो व्यवस्था लागू हो देश में, उसके लिए बामसेब काम करती है, उसके लिए आंदोलित है। और आज यहाँ जो 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन फिल्लौर जिला जालंधर पंजाब में जो 6 दिसंबर से शुरू हुआ, आज वो समापन की ओर है और यहाँ हजारों लोग पूरे देश से आए। सर सफल समापन हुआ, हमारी तरफ से भी आप बधाई के पात्र हैं। भविष्य की क्या? धन्यवाद। सफलता हमारी एकजुटता पर निर्भर करती है। अभी पूरे देश में जागरूकता अभियान हमसे के निरंतर चलाए रहते हैं और हर स्टेट में उनकी एक यूनिट है, अपनी यूनिट है और वो जिला स्तर पर काम करती है। और इसमें धीरे धीरे सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बहुजन समाज के लोग उसमें जुड़ रहे हैं और तेज़ी से ही आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और
जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में हजारों साल से भेदभाव और असमानता का राज रहा है, और आज भी जो लोग सत्ता में हैं वो संविधान को नहीं मानते, वो देश के नागरिकों को एक समान ना तो न्याय देना चाहते हैं, ना उनको कोई अधिकार देना चाहते हैं, और आदमी की व्यक्ति की गरिमा है वो आज निम्न स्तर पर है। कमज़ोर और शोषित लोगों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, और बहुजन समाज के लोग अपना जो कार्य है, जो व्यवसाय है, और जो नौकरी वाले लोग हैं वो भी आज इस व्यवस्था से त्रस्त हैं, दुखी हैं। क्योंकि नौकरियों में भी जैसे आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को ये बढ़ा रहे हैं, और उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे हमारे लोगों में बड़ी तेजी से बेरोजगारी फैल रही है, और ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि संविधान में हमें जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, रिप्रेजेंटेशन का, तो वो नौकरियों में कुछ लोग उसमें आए थे। पिछली सभी सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया। किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, हमें हमारा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया, और उसके कारण हम उस जिस वेग से, जिस रफ्तार से हमें हमारा जो आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक जो हमारा स्थान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सर एक सवाल हो, पिछले दिनों पीएम एक बयान दिए, लॉर्ड मकाले जो गुलाम भारत के वायसराय थे, यानी कि देश के दबे कुचले वंचित लोगों के लिए वो एक शिक्षा नीति लेकर के आया, जिससे दबे कुचले लोगों का विकास होना शुरू हुआ है, और पीएम कहते हैं कि मैकालेवाद से बाहर आना होगा। क्या जान सकते हैं इसका आपका पक्ष? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा देश रिपब्लिक देश है, गणतंत्र देश है, और गणतंत्र देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह का बयान देता है तो निहायत ही वो आपत्तिजनक और निंदा के योग्य है। मैं उसकी निंदा करता हूँ प्रधानमंत्री जी के बयान की, क्योंकि लॉर्ड मैकाले से पहले तो हमें स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, और उससे पहले की जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहिए या उग्रवादी व्यवस्था कहिए, उस समय तो हमें स्कूल में जाने का अधिकार ही नहीं था। शिक्षा हमारे लिए प्रतिबंधित थी। अगर आप मनुस्मृति की बात करेंगे तो हमारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हमें किस तरह से पशुओं से भी ज़्यादा, जानवरों से भी बुरा बर्ताव हमारे लोगों के साथ किया जाता है। आज लॉर्ड मैकाले के कारण ही मैं तो कहूँगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार किए, जिनमें इनकी मनुवादी कुप्रथाओं पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया, जिसमें आप सती प्रथा कह सकते हैं, और सम्मान न्याय नहीं। इस तरह से तो ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री देश के जो सभी कुछ लोग हैं, SC, OBC, एक्स जिसको कहा जाता है, उनकी शिक्षा के विरोध में है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। असल में प्रधानमंत्री जी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों से ही फुर्सत नहीं है। वो कभी राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, कभी संसद का जब उद्घाटन करते हैं तो वहाँ वो दंड रखा जाता है, और पुरानी व्यवस्था को वो लागू करना चाहते हैं। अभी ध्वज फहराया गया अयोध्या में, क्या इससे देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जबकि असली जो समस्या है देश में वो भूखमरी है, बेरोजगारी है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो असमानता का वातावरण है, और जो सुरक्षा का है। हमारी देश की सीमाएं भी आज सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी दिक्कत है। वहाँ से आतंकवादी घुस आते हैं देश में, और उनके खिलाफ जो भी ये कार्रवाई करते हैं और फिर उसका बड़े पैमाने पर ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि कार्रवाई भी उनके खिलाफ आधी अधूरी करते हैं। अमेरिका के दबाव में वो कार्रवाई भी बंद कर देते हैं। सर जैसे आपने जिक्र किया दावत की बात की, इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय था, प्रधानमंत्री लाल किले पर एक ऐसा संगठन जिसको किसी देश की सरकार ने, गृह मंत्री सरदार पटेल ने बैन किया, आतंकवादी संगठन घोषित किया, उसकी तारीफ करते हैं, उसको एक NGO कहते हैं जो तो सरकार से रजिस्टर्ड भी नहीं है। क्या बात रखते हैं? प्रधानमंत्री जी RSS से आते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो बच्चा जिस पाठशाला में पूरी उम्र बचपन से लेकर और जवानी और आगे बुढ़ापे तक एक संस्था का जो सक्रिय सदस्य रहा हो, वो संस्था के विचारों से अलग कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो RSS वाले हैं, बड़े हैं, उनका जो
प्रादुर्भाव हुआ है, जो उनकी उत्पत्ति हुई है, वो RSS से हुई है। वो अपने संगठन का गुणगान कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। सर उसने तो 52 साल तक देश की राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं अपने कार्यालय पर नहीं रहा है और देश का जो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर उनका पुतला भी 11 दिसंबर को जलाया गया, झंडे को भी 500 रेत जला गया, फिर भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है, फिर भी प्रधानमंत्री उसको तारीफ करते हैं देशभक्त संगठन। नहीं, वो देशभक्त संगठन नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं है, सबको पता है, पूरा देश इस बात को जानता है। और जो इनके RSS के जो संस्थापक लोग थे, उन्होंने तो ये बात सही है कि संविधान को शुरू से ही नकार दिया था। तिरंगा झंडे को पैरों तले रोड़ा गया था। इनका जो हेडक्वार्टर नागपुर में है RSS का, 52 साल का जो वहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। और बाबा साहब जो जीवित थे, अब 11 दिसंबर 1949 की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब तो जीवित थे। उनके जीवित रहते बाबा साहब का उन्होंने सब यात्रा निकाली थी, जो जिसकी हम अर्चना करते हैं। तो आज बहुजन समाज धीरे धीरे वो सारी बातें जान रहा है। और जो आज जो शिक्षा की वजह से जो बहुजन समाज के लोग थोड़ा बहुत अभी उसमें आए हैं, शिक्षा के महत्व की वजह से, तो वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार RSS की सरकार है, तो ये मनोवादी व्यवस्था लागू करने वाला। प्रधानमंत्री संसद चुनते हैं, संविधान चुनते हैं, उसी के गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में अम्बेडकर बाबा साहब का अपमान करते हैं। खट्टर कहते हैं कि संविधान बहुत लोगों ने लिखा, बाबा अम्बेडकर ने लिखा, बाद में भूल जाते हैं। क्या करते हैं? ये इनका कोई स्टैंड नहीं है, ये बहुत कई रूप है। एक तो आदमी दोगला होता है, ये तो इनके तो कह ही नहीं सकते, दोगले चुगले छगले पता नहीं कितने रूप है इनके। ये अलग तरीके से अपना काम करते हैं। पहले एक आदमी से ध्यान दिलवाएंगे, फिर दूसरा आदमी ही पार्टी का उससे निकल जाएगा। इन्होंने इनकी मानसिकता, आप इससे पहले ही हमने किताब लिखी थी वर्षिप ऑफ फॉल्स, जो विष इनके मन में है, तो कभी न कभी वो इतना विष इतना अंदर इतना आ जाता है कि उनको बोलना पड़ता है, नहीं तो उससे मर जाएंगे। जो इनके अंदर जो विष है, ये अगर उसको ये नहीं उगलेंगे समय पर, ये स्वयं मर सकते हैं। तो मेरा आप तात्पर्य समझिए कि कितना विष है, कितना जहर इनके अंदर भरा हुआ है, ये समय समय पर उसको निकालते रहते हैं ताकि ये जिंदा रहे। अब पार्लियामेंट में अगर देश का गृह मंत्री कहता है खड़े होकर कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया, तो ये लानत है उस सरकार पर, उस पार्टी पर कि उस देश के ऐसे गृह मंत्री को अभी भी इन्होंने रखा हुआ अपने मंत्रिमंडल में। ऐसी विषैली बात कहने वाले व्यक्ति को उस पद पर बने नहीं रहना चाहिए। ये देश रिपब्लिक देश है, सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष है, और संविधान जो इस तरह की सारी आज़ादी देश के लोगों को देता है, तो हमें इन पर इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। ये राम मंदिर बनाए या कितने ही मंदिर बनाए, कितनी ध्वज फहराए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये दूसरों को मत दबाएं, दूसरों को कुछ ना करने दें और उनके संवैधानिक आधारों पर जो अधिकारों पर ये कुठाराघात ना करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो साथियों एक और साथी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अंकल, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम जगदीप प्रसाद है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं सेवानिवृत्त हूँ। सर उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए, इतनी दूर उत्तर भारत में ठंड में आया हूँ। देखो जी, ऐसा है कि ये जो जिस कार्यक्रम में मैं आया हूँ और ये फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन इस बाम साहेब ने चलाया है, तो ये जो इसका जो कार्यक्रम है फूले अम्बेडकर का, ये मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं 1973 से ही, जब ये माननीय काशीराम जी दिल्ली में आए हैं, उसी समय जुड़ गया था। तो अब जब मैं उस समय जुड़ा हूँ, तो क्या मैं अब 80 साल की उम्र में क्या घर बैठ सकता हूँ? मैं इतना शक्तिशाली, इतना फुल वो हो गया हूँ कि मेरे अंदर इतना जोश है कि मैं और भी, चाहे मैं 100 साल 90 साल का, यानी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इस कार्य को करता रहूंगा। और मैं जितनी भी मैं सेवा कर सकता हूँ इस समाज की, अपनी बिरादर समाज की, देश की, वो मैं करता रहूंगा। जी तो ये मेरी धन्यवाद। एक और साथी मौजूद, जी सर कुछ कहना चाहेंगे? बाम साहेब का सफल अधिवेशन हुआ है, तो क्या अपना विचार है? तो नाम क्या है और कहाँ से? मेरा नाम महेंद्र सिंह अछूत है, मैं दिल्ली से आया हूँ और सिंडिकेट बैंक से आज ऑफिसर सेवानिवृत्त हूँ। और 1886 से लेकर 1986 और
89 के बीच में बामसेब से जुड़ गया था। मान्यवर काशीराम साहब उत्तम नगर में आया करते थे और प्रचार प्रसार करते थे। वहाँ पे अपना वाल्मीकि मंदिर है उत्तम नगर में, वहाँ कैटर कैंप चलता था। जब तक साहब जिंदा रहे वहाँ हमारा कैटर कैंप चलता रहा। सर क्या पाठ पढ़ाता बामसेब, क्या विषय पढ़ा? बामसेब कहता है जो 6743 जातियाँ हैं, जो तोड़े हुए समाज को जोड़ना है, जो बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब ने इंडिकेट भी किया था कि जो 6743 जो जातियाँ हैं उनको इकट्ठा करना। बाबा साहब ने इकट्ठे का ही प्रक्रिया बताई। उन्होंने SC, ST और OBC बना के उनको 643 जातियों को इकट्ठा किया और उन 600 SC, ST, OBC को इकट्ठा करके अब जो हमारा जो पहले हमारा बहुजन समाज की कॉन्सेप्ट आई और अब जो कॉन्सेप्ट आई है, जो अब पूरे DNA के आधार पर राखे गढ़ी में जो DNA का जो निकला है, उस DNA के आधार पर जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का DNA एक है। जो DNA के आधार पर जो हमारा जो DNA है, हम उस DNA के लोगों को सब इकट्ठा कर रहे हैं और उनको मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट है, जो बामसेब का कॉन्सेप्ट है, वो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है। पूरे देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई चलती है, एक समतावादी विचारधारा, एक समतावादी विचारधारा। हम जो काम कर रहे हैं वो समतावादी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पीपल वी द पीपल फॉर द पीपल, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में जो कॉन्सेप्ट है, उस पर ही हमारा हम जो लोग काम कर रहे हैं, बामसेब का जो संगठन है उस पर काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और भाईचारा पैदा होगा तो SC, ST, OBC हम इकट्ठे होंगे तो हम उसको भी अपने दायरे में मिलाना चाहेंगे। अगर वो मिलना चाहेगा तो हम भी उनको अपने भाईचारा में मिलाना चाहेंगे। तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है। हम देश के अंदर मूल निवासी है और मूल निवासी को जोड़ने का हमारा कॉन्सेप्ट है। सर जैसे आपने SC, ST, OBC का जिक्र किया, वो SC है वो भी दो भागों में बट गया, SC BSC हो गया, SC भी नहीं रहा, SC OSC DSC हो गया। ऐसा है कि समय समय पर क्रांति के बाद प्रतिक्रांति होती है। जब सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई 24 सितंबर 1873 को, तो उसने फुले जी ने सत्यशोधक की स्थापना की। उसके बाद क्रांति हुई 1875 के अंदर। दयानंद सरस्वती जो ब्राह्मण था गुजराती, उसने क्या कहते हैं आर्य समाज की स्थापना की। तो उस आर्य समाज ने क्या कहते हैं सत्यशोधक समाज को काउंटर करने के लिए ये उन्होंने प्रोग्राम चलाया और तभी से ही आज तक चला। जैसे जैसे शेड्यूल कास्ट की जातियाँ और जो हमारे मूल निवासी जातियाँ इकट्ठे हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो वो जैसे जैसे इकट्ठे हो रहे हैं उनको दर्द हो रहा है। तो ये जो दर्द है तो उनको स्वाभाविक है, क्रांति के बाद प्रतिक्रांति होती है। तो ये हमारे जो समाज के आंदोलन में क्रांति आ रही है, जो बता रहा है अपने दो अलग अलग हुआ, तो ये उसी का रिजल्ट है। जब छोटे धानक तेली तमेली सब एक मंच पे आ रहे हैं तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है कि अगर ये मूल निवासी इकट्ठे हो गए तो हमारा जो देश में हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे ये। तो इसलिए उनकी क्रांति के बाद प्रतिक्रांति हो रही है, इसलिए उनको तोड़ने का प्रोग्राम बनाया। जी थैंक यू सर। जी सर एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, नाम धर्मपाल हैं, ये भी दिल्ली से आए हैं। जी सर क्या कहना चाहेंगे? बामसेब का अंतिम चरण सफल समापन हुआ है, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, काफी अच्छे विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए गए। आप क्या विचार रखते हैं? इसके लिए मैं सभी अपने मूल निवासी समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ, रिटायर्ड कर्मचारी हूँ मैं, और मैं 95 से ही काशीराम जी के आंदोलन से जुड़ गया था और तभी से लगातार हम जो है समाज में काम कर रहे हैं, इक्वलिटी के लिए, भाईचारे के लिए। सर एक बात सुनने को मिलती है कि बामसेब कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता, तो फिर किसके लिए काम करता? अल्टीमेटली जो ये बैक टू सोसाइटी है, बामसेब जो बैंक का ये है कि अपने समाज के जो पीछे दबे को चले, हम लोगों को तो सर्विस मिल गई थी, लेकिन हम जिन लोगों को सर्विस नहीं मिली, जो गाँव का हमारा समाज है, उनको भी इसके मूवमेंट में जोड़ना है, इक्वल करना है। तो कर्मचारियों को तो नौकरी मिल गई, लेकिन जो हमारे पीछे लाइन में जो खड़ा हुआ है, हम उनको इकट्ठा करने के लिए, जो विचारधारा में लाने के लिए, उनके लिए संघर्ष कर रहा है और पॉलिटिकल क्या करें वो। अब जैसा आपने कहा ना, ये मैं भाई करेंगे ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, क्योंकि जब काशीराम जी ने, मान्यवर जी ने ये संगठन कर्मचारियों के लिए ही बनाया था, लेकिन कर्मचारी ने अभी 42 साल से जो काम कर रहे हैं ना कर्मचारी, वो किस लिए कर रहे हैं? वो ये जो कर्मचारी है, कर्मचारी भी ये चाहते हैं कि कर्मचारी अपने लिए तो काम करता नहीं है, जो कर्मचारियों का जो पीछे समाज है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को छोड़ के आ गया, ये कर्मचारी गांव से देहात में आ गया, बस गया, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करे। तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई ये मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और बाबा साहब का पीछे चला गया। सर कौन है जिन्होंने धोखा दिया?
तो ये उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे 18 मार्च 1956 में बाबा साहब बोल रहे हैं कि भाई मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो साथियों, जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो हमारे समाज के ही लोग थे, हैं? और वो समाज के लोग जब पढ़ लिख गए तो बाबा साहब की तो बात उन्होंने मानी नहीं। जो सरकार में वो गए वो आशा और आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगे, और जो ब्राह्मणवाद था इस देश में, जो ऑफिसों में, डिपार्टमेंटों में, सरकार में बैठा हुआ था, ये लोग उसकी कठपुतली बन गए और ये जो है उधर चला गया और ये बाबा साहब के मूवमेंट से हट गए। जी सर, एक राजनीतिक सवाल आपसे करते हैं। जब देश आज़ाद नया नया हुआ था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश के प्रथम कानून विधि मंत्री हैं, उनको कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, मंत्री नहीं रहने का दबाव प्रेशर इतना बना दिया गया कि मुद्दों पर बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदू कोड बिल पे, महिलाओं के और बैकवर्ड के लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और आज 2024 के चुनाव में वही कांग्रेस संविधान उठा गई थी, अम्बेडकर की बात करती है, कल तक उसको कैबिनेट में भी नहीं रहने दिया। क्या पक्ष रखते हैं सर? ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो पहले से ही बाबा साहब के विरोध में रही है, और बाबा साहब जो कोड बिल, महिला कोड बिल लाए थे, वो बिल तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो बाबा साहब ने सोचा जब ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, एक उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए ही किया था कि भाई ये महिला देश में ऐसी है, बहुत दबी कुचली है, इसको हर समाज का व्यक्ति अपने जिससे वो पैदा हुआ उसकी माँ बहन बेटियां हैं, ये उसके लिए ये कुछ कर नहीं रही है। तो इसलिए बाबा साहब कोड बिल लाए कि भाई इस महिला को स्वतंत्र होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, और इसको जो हक हकूक है वो पूरे हमारी तरह हर व्यक्ति के तरह बराबर होना चाहिए। तो इसलिए वो लाए, और कांग्रेस ने बाबा साहब से, उस नेहरू जी ने उस बिल को पास नहीं किया, लेकिन बाद में 2-3 भागों में उसको है किया, मतलब किया तो, लेकिन वो 2-3 भागों में किया। और बाबा साहब ने तो उस समय जब बिल नहीं उन्होंने मानना, रद्द कर दिया, तो बाबा साहब ने तो इस्तीफा दे दिया कि जब मेरी बात या पार्लियामेंट में या मेरे बिल से, मैं तो बिल और भी लाऊंगा, ये नहीं मानेंगे तो फिर मेरा रहना यहाँ बेकार है, इसलिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। थैंक यू सर। एक और साथी मौजूद है सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये दूसरी बात बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने किस लिए इस्तीफा दिया। जो आर्टिकल 340 है, जो ओबीसी के लिए, बाबा साहब की संविधान सभा में अपने एक बाबा साहब के साथी थे, उन्होंने कहा भी इन्हें जो पिछड़े लोग हैं इनके लिए भी कुछ करो। तो बाबा साहब उनसे पूछने लगे कि क्या करें, क्योंकि ये प्रोविजन उनके लिए रखो। तब बाबा साहब ने धारा 344 बना के उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको अप्रोच किया, और उन्होंने माना नहीं, इसलिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। सर क्या नाम है, कहाँ से, ये भी कहना चाहेंगे? बताइए बाम साहब क्या अधिवेशन में आए हैं, सफल समापन हुआ है, क्या अपना विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? सर ये है, बाम साहब जो है सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, और जो हम आ जाते हैं तो अपने समाज को भूल जाते हैं, उसको जागरूक करने के लिए संगठन जो है OBC SC की लड़ाई कर रहा है, और कर्मचारियों का ही संगठन। तो साथियों, ये थे कुछ साथी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बदायूं, अलग अलग राज्यों के लोग थे। मिनी भारत इसलिए इसको कहा गया था, क्योंकि 23 से 24 राज्यों के लोग यहाँ पे पहुंचे थे, और जो है बड़ा शानदार ये प्रोग्राम 3 से 4 दिन का रिहायशी प्रोग्राम था। भोजन भी बहुत शानदार था, हर चीज बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित की गई थी। बड़ा सुंदर ये रंग बिरंगी संस्कृति का, अलग भाषा का, अलग पहनावे का, अलग बोली का ये एक संगम था, जिसको देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन दीपक के साथ शक्ति मेडकर, देखते रहे ब्लू डीएनए मीडिया। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के लिए, और यदि आप चाहते हैं फुले अम्बेडकर विचारधारा आगे बढ़े, हम आपको इस तरह के प्रोग्राम आप तक भेजें, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, कार्यक्रम हो आपके पास हम भेजेंगे। तो समाज की जरूरी जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको दिखाने के लिए, उनको उन मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए आप बहुजन पत्रकारिता को हमारे नंबर जो है 9050 755 446 पर हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, और हमारे कवर पेज पर भी हमारा स्कैनर आपको नजर आएगा, उस पर भी आप हमें आर्थिक सहयोग करके हमारे चैनल के संचालन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शक्ति मेडकर, देखते रहिए ब्लू डीएनए मीडिया। ये रिपोर्ट, थैंक यू।